नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ISPCS सॉल्यूशन पर। हम यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं, जिसका ये पार्ट 3 है। हम आगे के प्रश्नों को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? ग्रीकों द्वारा, बी में है शकों द्वारा, सी में है पार्थियनों द्वारा, डी में है मुगलों द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए है, ग्रीकों द्वारा। पहली बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था ग्रीकों द्वारा। इसको क्या कहा जाता है? ग्रीकों को और यूनानी भी कहा जाता था। और पहली बार यूनान के जो शासक थे, ये सिकंदर एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो सिकंदर ने ही पहली बार सैनिक शासन लाया था। वो अपने जीते हुए प्रदेशों में सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। उसी समय से देखा जाता था कि सैनिक शासन का व्यवहार लाया गया था सबसे पहले ग्रीकों द्वारा। अगला प्रश्न है कि सिकंदर के हमले के बाद सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? ए में नंद, बी में मौर्य, सी में शुंग और डी में कण्व। तो आप लोग जानते होंगे कि उस समय घनानंद का शासक था, जो कि किस वंश से रिलेटेड? घनानंद किस वंश का था? नंद वंश का। तो यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका एक क्रम भी है। इसका क्रम क्या हो जाता है? हसीन मौ सुकसा। इसका ट्रिक है हसीन मौ सुकसा। तो ह से हो जाएगा, सबसे पहले हरियक था, उसके बाद कौन सा वंश आता है? उसके बाद शिशुनाग वंश आता है, फिर नंद वंश आता है, फिर मौर्य वंश आता है, फिर शुंग वंश आता है, फिर कण्व वंश आता है, उसके बाद सातवाहन आता है। तो ये जब नंद वंश था, उसका घनानंद जब शासक था, तो उसी को घनानंद का शासक जो था नंद वंश का, उसी के समय सिकंदर आता है। और इसके बाद कौन सा राजा आता है? मौर्य वंश, जिसके सबसे बनाने में किसका हाथ था? चाणक्य का, जो उनके गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि होयसल स्मारक पाए जाते हैं। ए में है हम्पी और हेलीबीड में, बी में है हेलीबीड और बेलूर में, सी में है मैसूर और बेंगलुरु में, डी में है श्रृंगेरी और धारवाड़ में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हेलीबीड और बेलूर में। होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? हेलीबीड और बेलूर में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? पहला है हड़प्पा सभ्यता, चित्रित धूसर मृदभांड, बी में है कुषाण गंधार कला शैली, सी में मुगल अजंता चित्रकारी, डी में मराठा पहाड़ी चित्र शैली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही सुमेलित पूछा है। तो हड़प्पा सभ्यता, चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड का संबंध किससे था? तो ये उत्तर वैदिक काल से है, ना कि ये है आपका उत्तर वैदिक काल। हड़प्पा सभ्यता में नहीं था। अगला है कुषाण गंधार कला शैली, ये राइट आंसर है। मुगल अजंता चित्रकारी नहीं, अजंता का संबंध किससे था? गुप्त से था। पहाड़ी चित्रशैली का संबंध मराठा से न होकर के मुगल से था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कुषाण गंधार कला शैली। अगला प्रश्न है हम लोग का कि हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी। हर्षवर्धन ने प्रयाग में संसद आयोजित की थी। रीजन कह रहा है कि वह बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए है कि ए और दोनों सही है तथा आर्य की सही व्याख्या है। बी कह रहा है कि ए और दोनों सही है परंतु आर्य की सही व्याख्या नहीं है। सी कह रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है। और डी कह रहा है कि ए गलत है किंतु आर सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्योंकि हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी, साथ ही वह बौद्ध धर्म के केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। लेकिन संसद आयोजित करने का रीजन इसका ये नहीं था कि महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना। इसका रीजन था स्वयं की प्रसिद्धि के लिए बुलाती थी, अपने संसद बुलाता था प्रयाग और कन्नौज में। कहाँ संसद बुलाया जाता था? प्रयाग और कन्नौज में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? ए ऑप्शन है आदित्य प्रथम, बी में है राजा राज प्रथम, सी है राजेंद्र और डी है विजयालय। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है राजेंद्र। कब क्या था? 1018 ईस्वी में 1018 ईस्वी में चोल राजा राजेंद्र ने संपूर्ण सिलोन, यानी सिलोन का मतलब क्या हो गया? वर्तमान में श्रीलंका जो है वही सिलोन था। तो श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। इससे पहले भी एक और राजा जो था राज प्रथम जो था, इसने आधा पे विजय प्राप्त कर लिया था। लेकिन राजेंद्र प्रथम जो था, ये इसको पूरा विजय पे जाता है श्रेय। नेक्स्ट प्रश्न है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की गई? उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी?
कह रहा है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ए में है पार्श्व, बी में है नागार्जुन, सी में है शूद्रक, डी में है वसुमित्र। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा वसुमित्र। अब आप देखिए इसका 4 बौद्ध संगीतियाँ टोटल आयोजित की गई थी, 1 2 3 4। पहला कहाँ हुआ था? राजगीर में, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर। चौथा आपका हो जाएगा कुंडलवन जो कि कश्मीर में है। पहला, अब इसके राजाओं का क्रम देख सकते हैं। पहला में कौन सा? अजात शत्रु, दूसरा में काला शोक, तीसरा में अशोक और चौथे में कनिष्क था। इसकी ईस्वी कब से कब तक थी? पहला जो था वो 483 ईस्वी पूर्व हुआ था, दूसरा 383 ईस्वी पूर्व हुआ था, चौथा हो गया आपका तीसरा 255 और चौथा आ गया ईसा पूर्व, यानी कोई फर्स्ट शताब्दी भी बोला जाता है। इसके अध्यक्ष देखा जाए तो पहला में कौन थे? पहला में हो जाएंगे आपके महाकश्यप, दूसरा में दिस्तूरी की अध्यक्षता किसने की थी? सवा कामिर, तीसरा का अध्यक्षता किसने किया था? मोगलीपुत्र तीक्ष्ण और चौथे का वसुमित्र। इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। यानी कि ये इसका आप एक बार फिर से देख लीजिए। यानी टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ आयोजित किया था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला का ईस्वी कब से कब तक था? 483 ईस्वी, दूसरा का हो जाएगा 383 ईस्वी, तीसरा का हो जाएगा 255 बीसी और चौथे का हो जाएगा ईसा प्रथम। उसके बाद पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन। उसके बाद राजगीर ये हो गया। उसके बाद शासनकाल देखा जाए तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। उसके बाद हो जाएगा कि किसका कौन सा अध्यक्षता कौन किए थे? तो पहला में हो जाएगा महाकश्यप, दूसरा में सवा कामिर, तीसरा में मोगलीपुत्र तीक्ष्ण और चौथा में वसुमित्र। उसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। उसके साथ ही इसमें यह भी देख सकते हैं कि पहला जो अध्यक्षता हुआ था उसमें क्या किया गया था? तो इसमें सबसे पहले तो सूत पिटक और विनय पिटक की रचना की गई थी। दूसरा के समय क्या हुआ था? तो स्थविरवाद और महासंघिक 2 भाग में बट गया था बौद्ध संघ। उसके बाद थर्ड में क्या हुआ था? तो अधिभिधम पिटक की निर्माण हुआ था। और चौथा में बौद्ध धर्म का जो है वो 2 शाखाओं में बट गया, एक हीनयान और एक महायान। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं? पूछ रहा है कि नहीं हुआ था। ए में है गाय, बी में है हाथी, सी में है गैंडा, 4 में है बाघ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय। इसके साथ ही हाथी, बाघ और गैंडा, हाथी, बाघ और गैंडा ये सब का निरूपण था। इसके अलावा और क्या क्या था? तो सबसे ज़्यादा क्या मिलता था? अधिकांशतः जो था वो एक श्रृंगी बैल, उसके आप मोहनजोदड़ो मूवी में भी देखे होंगे, ऐसे करके एक बैल का चित्र बना हुआ रहता था, उस सींग रहता था। अब है कि किसका किसका नहीं था? तो गाय के अलावा और किसका नहीं था? ऊंट, उसके अलावा घोड़ा, शेर, ये सब का नहीं था। गाय, ऊंट, घोड़ा और शेर का प्रदर्शन नहीं था किसका? तो हाथी, बाघ और गैंडे का प्रदर्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन स्थल है और उसके खोजकर्ता से पुरातात्विक खोज, वहाँ पे कौन सी खोज हुई उससे मिलाना है। ए में लोथल, बी में कालीबंगा, सी में धौलावीरा, डी में बनावली। अब इसको आपको मिलाना है। तो लोथल में क्या था? लोथल में आपका हो जाएगा गोदीबाड़ा, यानी कि जिसको कहा जाता था बंदरगाह। कालीबंगा से क्या मिला है? तो एक हो जाएगा जूता हुआ खेत। धौलावीरा से क्या मिला था? तो धौलावीरा से मिला है आपका 4 नंबर, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और बनावली से क्या मिला है? तो ये हो जाएगा 3 नंबर, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति, जिसे क्या कहा जाता था? टेरा कोटा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 1, 4 और 3। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्या हो जाएगा? श्रवण बेलगोला स्थित गुप्तेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। बी कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। सी कह रहा है कि खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए। डी कह रहा है कि होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो श्रवण बेलगोला स्थित गुप्तेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। तो ये इसको नहीं दर्शाता था, ये प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभ देव, उनके पुत्र को दर्शाता था गुप्तेश्वर की जो प्रतिमा थी। यानी कि अंतिम ना होकर के क्या हो जाएगा? यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत के सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में, ये राइट आंसर है। सी में है कि खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए, ये भी सही है।
डी कह रहा है कि होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, ये भी सही है, यानी कि नहीं हो जाएगा कौन सा आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह, पवरन क्या है, पवरन नामक जो समारोह था वो आयोजित किया जाता था, जो ए में है कि संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। बी में है कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। सी कह रहा है कि किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था, जिसमें उनका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। डी कह रहा है आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं को एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पवरन नामक समारोह किस लिए आयोजित किया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, उसमें सब लोग एक्सेप्ट करते थे कि हमने क्या क्या गलतियां की है। नेक्स्ट कह रहा है कि विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। ए में है कि प्राचीन हिंदू अनुश्रुतियों के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में। बी कह रहा है कि एक आर्य राजकुमार और एक काबिली महिला की प्रेम कथा के बारे में। सी कह रहा है कि दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के रूप में। डी कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दरबार की धुरवी संधियों के बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि संस्कृत विशाख दत्त का जो नाटक है मुद्रा राक्षस किस भाषा में है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, तो ये संस्कृत में है। इसके बाद इसमें चर्चा किस चीज़ का है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दरबार की दुर्भिसंधियों का मतलब हुआ कि उत्थान और शक्ति, उस समय क्या क्या हो रहा था उसके बारे में बताया गया है विशाख दत्त के नाटक मुद्रा राक्षस में। नेक्स्ट कह रहा है कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका किसने। तो ए में है पुलकेशिन प्रथम ने, बी में है पुलकेशिन द्वितीय ने, सी में कह रहा है कि विक्रमादित्य प्रथम ने, डी में कह रहा है विक्रमादित्य द्वितीय ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था, तो इसका हो जाएगा चालुक्य वंश का शासक था। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इस नदी पर भी पूछ सकता है कि हर्षवर्धन को हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को किस नदी पर रोका गया, तो नर्मदा नदी पर रोका गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि चोलों ने पांड तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। 2 नंबर है कि चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि चोलों ने पांड तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत, तो कौन था, राजेंद्र प्रथम। पढ़े थे कि राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण भारत को जीत लिया था, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक तो सही है। 2 कह रहा है कि चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। तो इसने न केवल दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में बल्कि बहुत सारे दक्षिण पूर्व एशिया के को भी जीत लिया था, अपने अधीन कर लिया था। तो क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था। ए कह रहा है कि एक धनी व्यापारी और गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। बी कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिम भारत के शक क्षत्रपों पर विजय। सी कह रहा है कि समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान तथा शौर्यपूर्ण कार्य। डी कह रहा है कि गुप्त राजवंश के एक राजा तथा कामरूप की राजकुमारी की प्रेम गाथा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मृच्छकटिकम में किस पे चर्चा की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। सबसे पहले जान लीजिए कि शूद्रक द्वारा जो लिखा गया मृच्छकटिकम है, किस भाषा में है, तो भाषा इसका कौन सी है, संस्कृत। और उसके अलावा एक धनी व्यापारी और गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा, एक धनी व्यापारी जिसका नाम था चारुदत्त, साथ ही एक गणिका की पुत्री इसकी माँ बसंत सेन नाम का एक व्यक्ति था, उसी की गणिका उसी की पुत्री थी, उसकी प्रेमिका बसंत सेन जो कि गणिका की पुत्री थी। इसका चारुदत्त और बसंत सेन दोनों की प्रेम गाथा के बारे में चर्चा किया गया है शूद्रक में। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गया हमारा 65 तक। मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।